गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज फहीम अहमद। वेलकम्स टू डेली वोकैब बाय फहीम सर। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा सब्जेक्ट एग्रीमेंट का थर्ड लेक्चर है। लास्ट सेशन में मैंने आपको 15 तक कॉन्सेप्ट करा दिए थे, तो आज के सेशन के हम बच्चों के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको सूचित कर दूं फ्रेंड्स कि आज के सेशन में मैंने वो कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड किए हैं जो अधिकांश एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट जनरली हमारे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के, ठीक है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे आज का हमारा सेशन है, हमारा लिखा हुआ आफ्टर, तो हम जनरली जानते हैं कि आपका मतलब होता है बाद में। तो उसी तरह से जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं जैसे हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, हम जानते हैं कि वन क्या हमारा, वन हमारा सिंगुलर कार्डिनल नंबर है, इसलिए हमने थर्ड में एस नहीं लगाया। परंतु ये जो टू है, ये टू हमारा प्लूरल कार्डिनल नंबर है, और हम जानते हैं कि जब प्लूरल कार्डिनल नंबर के बाद कोई काउंटेबल नाउन आता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं गाइस, प्लूरल फॉर्म में। इससे हमने क्या करा, थर्ड्स कर दिया। ओके, उसी तरह से 2/3 ऑफ, 3/3 ऑफ, 5/3 ऑफ, 10/3 ऑफ, बहुत सारे हमारे इस तरह से हो सकते हैं एक्सप्रेशंस, ठीक है। उसी इन द सेम वे 3/4 ऑफ, यहाँ 2/4 ऑफ भी हो जाएगा, 5/4 ऑफ भी हो जाएगा, 3/4 ऑफ दे रखे हैं। अंडरस्टैंड? ईटीसी कर रखा हमने, तो ईटीसी इसलिए कर रखा है कि स्पेस की यहाँ कमी थी। इसके साथ साथ हमारे और भी एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ हो जाएगा हमारा रेस्ट ऑफ भी हो जाएगा, यानी द रेस्ट ऑफ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, पार्ट ऑफ हो जाएगा फ्रेंड, पार्ट ऑफ। या फिर अगर मैं बात करूँ तो और क्या हो जाएगा हमारा, क्वार्टर ऑफ। एक होता हमारा क्वार्टर्स, एक होता क्वार्टर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्वार्टर ऑफ भी हो जाएगा, ठीक। क्वार्टर की स्पेलिंग सही कर लेना, QUARTER, ठीक है, क्वार्टर ऑफ। ये ध्यान रखना आपको, क्वार्टर ऑफ भी हो जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड अगर मैं और बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे 10% हो जाएगा, 10% ऑफ। इन द सेम वे 20%, 20% ऑफ, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे और भी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर इनके बाद अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल होता है फ्रेंड्स, तो ऐसी कंडीशन में वो नाउन और वर्ब दोनों ही हमारे सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। परंतु अगर वो नाउन हमारा काउंटेबल होता है तो इस स्थिति में वो नाउन और वर्ब दोनों ही हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं। फ्रेंड्स, एग्जांपल को समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर। लाइक दैट, जैसे लिखा हुआ है गाइस हमारा, हाफ ऑफ द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक टुडे, ठीक है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना फ्रेंड्स कि हाफ ऑफ दे रखा है और हाफ के बाद काउंटेबल नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में नाउन और वर्ब दोनों ही क्या होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे। दैट्स ऑल, बस। तो आपको मीनिंग के आधार पर क्वेरी सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि अगर मीनिंग के आधार पर आप क्वेरी सॉल्व करोगे फ्रेंड्स तो तुम्हारा 1 मिनट लग जाएगा सोल्व करने में, और अगर कॉन्सेप्ट के आधार पर सोल्व करोगे फ्रेंड्स तो 1 से 5 सेकंड में आप क्वेरी को सोल्व कर सकते हो। तो एग्जाम के समय आपको सिर्फ यही अप्रोच लगानी फ्रेंड्स कि हमें कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेरी सॉल्व करनी है, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगले एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला एग्जांपल है हमारा, 3/4 ऑफ अर्थ हैज बीन कवर्ड विद वाटर, ठीक है। तो देखो यहाँ 3/4 ऑफ दे रखा है, इसके बाद हमारा क्या देगा, पृथ्वी की सरफेस, ठीक है। तो सरफेस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आने वाला जो वो होगा हमारा, वो भी क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान में रखना, ठीक। यहाँ देखो काउंटेबल नाउन थी तो नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में था, इसलिए वर्ब प्लूरल फॉर्म में। इधर हमारे अनकाउंटेबल थी तो वर्ब हमारी क्या है गाइस, सिंगुलर, दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में। आई होप गाइस ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे, इस कांसेप्ट के बारे में भी आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो गाइस मुझे बता देना। उसी प्रकार हमारे इनमें से भी कोई भी एग्जांपल हो सकते थे, मैं इस तरह से भी सकता था। जैसे अगर मैं और एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ, तो अगर मैं बात करूँ और एग्जांपल की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे अगर बात करूँ, a quarter of girls are intelligent, a quarter of girls are beautiful, a quarter of girls have done their work। इस तरह से a lot of sentences है ना, इस तरह से बोल सकते हो 10% of the students are absent, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स कि इनके बाद अगर हमारा काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल फॉर्म में होगा, और आने वाला वर्ब भी क्या होगा हमारा, प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल आ रहा है तो आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर। जैसे अगर मैं बोलूं 20% ऑफ वाटर,
इज प्योर एंड इट इज ड्रिंकेबल फॉर ऑल। ठीक है, तो मैं इस तरह से भेज सकता हूँ। तो और आपको ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, मूव द नेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट हमारा 17 में गाइस। देखो फिर यहाँ दे रखा आफ्टर, तो आपको ध्यान में रखना आफ्टर के बाद अगर मोर देन वन आता है तो इस स्थिति में आने वाला जो नाउन होगा वो और वर्ब जो होगा वो दोनों क्या होंगे, सिंगुलर फॉर्म पे होंगे। आई मीन टू से गाइस कि एक तो होता है हमारा जो लिख रखा हमने सिंपली कि मोर देन वन। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपने और पढ़ा होगा गाइस कि एक होता हमारा मोर देन टू और थ्री। ठीक, एक होता हमारा गाइस, एक होता हमारा मोर प्लस नाउन। ठीक है, उसके बाद क्या होता हमारा देन, उसके बाद आता हमारा वन। ये तीनों के कौन सा आपको समझने हैं सही से। एक तरह का हमारा मोर देन वन, तो ये ध्यान रखना मोर देन वन के बाद अगर कोई नाउन दे रखा फ्रेंड्स तो वो नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल होगा हमेशा ही, क्योंकि वन के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसलिए इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा गाइस वो क्या होगा हमारा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। अंडरस्टैंड। परंतु अगर हम बात करें मोर देन टू और थ्री की, तो इस स्थिति में फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, अगर कोई नाउन आ रहा है आगे, ठीक है, तो वो जो नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा, पीसीएन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक, और अगर कोई वर्ब यूज होगा तो वो भी क्या होगा हमारा, प्लूरल फॉर्म में ही होगा। अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ एक है हमारा मोर प्लस नाउन। जब मोर के तुरंत बाद कोई नाउन आता है गाइस तो वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल। अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ आगे अगर हम वर्ब रखेंगे तो वर्ब भी क्या होगी हमारी, प्लूरल फॉर्म में होगी। वन के हिसाब से नहीं आएगी, आपको ध्यान रखना, क्योंकि देन हाइलाइटर किसका होता है, पहले वाले का। ठीक है, तो इसके हिसाब से आएगा। अंडरस्टैंड। एग्जांपल को समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर। लाइक दैट, इसी यहाँ दे रखा है गाइस हमारा मोर देन वन हॉल इज बुक्ड। तो गाइस देखो यहाँ वन के बाद नाउन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए वर्ब हमारी क्या आ रही है, सिंगुलर। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि वन के बाद कोई नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल ही होगा और ऐसी स्थिति में वर्ब हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा। आई होप ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा गाइस, अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूं तो देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा था, ये कॉन्सेप्ट दोबारा लिखा गया है मोर देन वन। ऐसी कंडीशन नाउन का होता था, देखो प्लूरल होता, मैंने ये बताया दिया था पहले। ठीक है, ये वाला। ठीक, और इसी स्थिति में देखो देन के बाद हमारा वन आएगा, तो लेकिन वर्ब क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर। लाइक जैसे मैंने लिखा है मोर वर्कर्स देन वन आर लेट। तो आपको ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो ये स्थिति दे रखी होगी ना, जैसे मोर वर्कर्स देन वन आर लेट। इन द सेम वे मैं और भी एग्जांपल्स यहाँ ले सकता था। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ गाइस, जैसे अगर मैं बोलता कि मोर देन टू गर्ल्स, more than two girls are so beautiful, so beautiful। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ करा मोर देन के बाद मैंने प्लूरल कार्डिनल नंबर रखा, आगे फिर नाउन भी कैसे आएगा, प्लूरल फॉर्म में। ऐसी कंडीशन वर्ब भी क्या आएगी हमारी, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहूँ इसके, जैसे ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ हमारा, अगर मैं बोलता कि मोर गर्ल्स, फिर लिखता मैं कि देन वन, मुझे यहाँ क्या लिखना होता फ्रेंड्स, यहाँ मुझे लिखना पड़ता है मतलब प्लूरल वर्ब आता। ठीक है, देन वर्ब। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इफ देयर और इट is used as introductory subjects in a sentence, then the verb with there is decided considering the usage of member of the person of the noun that comes after their examples। अगर मैं इससे सिंपली स्ट्रक्चर की बात करूँ फ्रेंड्स, तो आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना सिंपली। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जब कभी भी ये आपको ध्यान रखना है, एक तो स्ट्रक्चर होगा हमारा देयर का और एक होगा हमारा। ठीक है,
क्योंकि दोनों क्या कैसे यूज होने वाले, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। तो इस स्थिति में अगर मैं देयर के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो गाइस ये हमारी वी आ जाती है, और इस वी के बाद हमारा क्या था, कोई नंबर आएगा, ये नंबर सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी। तो इस नंबर के बाद हमारा क्या आता है, फिर नाउन आता है, और ये जो नाउन होता है फ्रेंड वो हमेशा इस नंबर के हिसाब से आता है, जैसा नंबर होगा वैसा ही नाउन होगा। उसके बाद गाइस हमारा फिर इस नाउन के बाद हमारा आता है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है हमारा, एडवर्बियल फ्रेज हमारा शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की स्थिति को बताता है। ठीक है, जैसे बोलो हाथ में, जेब में, नाक में, उस कमरे में, छत पर, रास्ते में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी कि ये शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान की स्थिति को बताता है। अपूर्ण स्थिति को, एक तरीके से पूर्ण स्थिति को नहीं बताता। ठीक है, इसका मीनिंग अधूरा होता है, लेकिन ये हमेशा क्या बताएगा, किसी वस्तु की स्थिति को ही बताएगा। जैसे हाथ में बोलूंगा तो हाथ है ना, हाथ में, छत पर, रास्ते में, आंख में, नाक में, कहीं भी हो सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्बियल फ्रेज। अगर मैं बात करूं गाइस इस देयर में, तो इसमें जो वर्ब आती है हमारी वो देयर के हिसाब से नहीं आएगी, ये जो नंबर होगा हमारा उसके हिसाब से आएगी, और इसी नंबर के हिसाब से हमारी क्या आती है, नाउन आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस नाउन का जो नंबर होगा, मान लो ये नंबर सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर है। ठीक है, मतलब ये डिटरमाइनर अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो आगे जो नाउन है हमारा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो वर्ब कैसे आ जाएगी, सिंगुलर फॉर्म में। वी का मतलब यहाँ क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। ठीक है, अगर ये नाउन प्लूरल फॉर्म में तो वो प्लूरल फॉर्म में होगी, क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से ही हमारा ये आगे वर्ब आता है। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं गाइस इट की, तो इट के बाद यहाँ मैंने फिर भी लिख दिया, तो वी में यहाँ क्या होगा, या तो इज होगा, या वाज होगा, या फिर विल बी होगा। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ कोई प्रोनाउन रख दिया। ठीक है, कोई नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। अंडरस्टैंड, प्रोनाउन रख दिया मैंने जनरली। आगे फिर मैंने एक कोई रिलेटिव प्रोनाउन रख दिया, मैं वो भी रख सकता हूँ, यहाँ डैड भी रख सकता हूँ, तो डिपेंड करेगा हमने यहाँ यूज कर दिया, या फिर विच रख सकते हैं जनरली। ठीक है, तो गाइस जो आगे हमारा वर्ब आया है इधर, तो ये वर्ब किसके हिसाब से आएगा, अभी इट के हिसाब से नहीं आएगा, ये जो नाउन या प्रोनाउन होगा इसके हिसाब से आगे का वर्ब आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऐसी कंडीशन में कैसे यूज कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, यानी ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की तरह दिख तो यार है कि सब्जेक्ट है नहीं। एग्जांपल से समझाने का प्रयास करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड लाइक दैट। जैसे गाइस एग्जांपल है हमारा, देयर वाज अ टाइगर। तो देखो इस टाइगर नाउन से पहले नंबर दे रखा है, मैंने बोला कि नंबर जैसा होगा। अब नंबर क्या दे रखा है, इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा यानी डिटरमाइनर का काम भी करता है। तो ये कैसे दे रखा है, सिंगुलर फॉर्म में दे रखा है, तो ये भी हमारा क्या सिंगुलर। तो हम जानते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए आई एन लगा। ठीक है, तो ए आई एन के बाद हमेशा क्या था, सिंगुलर काउंटेबल। जब ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो आगे एडवर्बियल फ्रेज भी रखा हुआ, विलेज में, गांव में। ठीक है, तो इस टाइगर की स्थिति क्या बताई, गांव में। अंडरस्टैंड। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस हमारा, देयर वाज टू टाइगर्स इन द विलेज। ठीक, अब यही कंडीशन यहाँ आप फिर देखो टाइगर्स में ये प्लूरल क्यों बनाया गया, क्योंकि इससे पहले नंबर कैसे रखा हुआ, प्लूरल फॉर्म में, तो इसलिए जो नाउन होगा हमारा प्लूरल फॉर्म में, और जब ये प्लूरल फॉर्म में गाइस तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल फॉर्म। अंडरस्टैंड। आई होप ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गए। अब इस तीसरे सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है, इसमें लिखा हुआ देखो इट इज दे। तो इज जो है ये दे के हिसाब से नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो इज है ये इस इट के हिसाब से आया, क्योंकि क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। लेकिन आगे का जो वर्ब हैव है वो हम इट के हिसाब से नहीं रखेंगे, वो किसके हिसाब से रखेंगे, इस दे के हिसाब से। क्यों, क्योंकि ये इट यहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था, यहाँ सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है असल में वो दे है, लेकिन यूज हमने किया इट। ठीक है, हैव किसके हिसाब से आएगा, हमारा दे के हिसाब से। और आगे कोई अगर हम प्रोनाउन यानी पोजीशन शो करते हैं तो उसे भी हम क्या यूज करते हैं गाइस, हम इस दे के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ बोला गया कि ये वे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, तो यहाँ आवर जो है ध्यान रखना, यहाँ पोजीशन इस व्यक्ति का चैनल नहीं बल्कि इन्होंने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, ध्यान रखना। अगर ये चैनल इनका होता तो हमने देयर का इस्तेमाल करते। अंडरस्टैंड। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है फ्रेंड हमारा, इफ विद द कंस्ट्रक्शन नंबर प्लस प्लूरल नाउन and there is any definite unit, distant, fate,
height etc. then the verb is always singular. ठीक है, तो गाइस आपको कुछ ध्यान रखना है कि जब कभी भी न्यूमरल नंबर के बाद कोई प्लूरल नाउन आता है और वो नाउन हमारे किसको दिखाता है, एक निश्चित यूनिट को शो करता है, निश्चित डिस्टेंस को शो करता है, निश्चित वेट को शो करता है या निश्चित हाइट को शो करता है, तो इस स्थिति में जो हमारा वर्ब होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। आई मीन टू से जब कभी भी नॉमिनल नंबर के बाद कोई प्लूरल नाउन आता है और वो एक निश्चित यूनिट को दिखाता है और दूरी को दिखाता है, निश्चित भार को दिखाता है, निश्चित ऊंचाई को दिखाता है, तो इस स्थिति में आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल समझना बैठे लाइक दैट, जैसे 10 क्या हमारा गाइस हमारा नंबरल नंबर है, ठीक, 10,000 रुपीज गुड अमाउंट। देखो ये 10,000 जो है ये किस क्या बता रहे हैं, एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, सिंगल यूनिट बना रहे हैं, इसलिए हमने वर्ब रखी सिंगल रखी। अगर ये 10,000 रुपीज अगर डिफरेंट यूनिट बनाते तो हम क्या लगाते गाइस, आर लगाते। जैसे अगर मैं बोलता 10,000 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग स्टूडेंट्स, तो गाइस ये हमारा गलत हो जाता, या अमंग चिल्ड्रन में बोलता तो गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि उन 10,000 रुपीज को बांटा जाता। तो ऐसी कंडीशन में सही सेंटेंस वो क्या होता है, 10,000 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स या अमंग द चिल्ड्रन। ओके, लेकिन यहाँ क्या बनाया गया, जब यहाँ सिंगल यूनिट बना रहा है इस वजह से यहाँ आने वाला जो वर्ब है गाइस हमने क्या रखा, सिंगुलर रखा, जो है सिंगल यूनिट गुड अमाउंट। अंडरस्टैंड, यहाँ हम अगर बिग अमाउंट बोलते वो भी हमारा क्या होता है, सिंगल यूनिट ही होता। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल देंगे, 5 tons of rice is enough for my family। तो देखो कितनी 5 टन चावल, 5 टन चावल जो है वो काफी है किसके लिए, मेरे परिवार के। अगर मैं यही बोलता कि 5 टन चावल जो है वो गरीबों में बांटे गए, तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ ये सिंगल यूनिट बने कैसे हैं, वो काफी है, ठीक है, इसके लिए परिवार के लिए, एक परिवार। ऐसी कंडीशन में हमारी जो वर्ब में क्या है, सिंगल। नेक्स्ट गाइस, अब इस स्थिति में अगर ये सिंगल यूनिट ना बनाए, डिफरेंट यूनिट बनाए, जैसे अभी मैंने बात की थी, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं गाइस, हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। या फिर नॉमिनल नंबर के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए, तो इस स्थिति में हमारी जो वर्ब होती है वो गाइस क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में। एग्जांपल भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो, नीचे एग्जांपल में दे रखा हमारा कि 50,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट। देखो वो कह रहा है कि 50,000 रुपए जो है वो खर्च किए गए, किसके लिए खर्च किए गए, शॉपिंग के लिए। अंडरस्टैंड, तो ये आपको ध्यान रखना कि यहाँ साफ साफ कह रहा हो कि जब 50,000 रुपए खर्च किए गए हैं तो वो अब एक निश्चित यूनिट, मतलब उसके लिए नहीं हो रही है, एक निश्चित यूनिट नहीं बना रहा, तो डिफरेंट यूनिट की बात चल रही। मैं ऐसे बोल सकता था 50,000 रुपीज have been distributed to my friends, ठीक है, कि मेरे दोस्तों को कितने रुपए दिए गए, 50,000 रुपए। मैं ऐसे ही बोल सकता था कि 50,000 रुपीज have been distributed among my friends, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा सही होगा। अंडरस्टैंड, तो आपको बस ये ध्यान रखना कि जब एक निश्चित यूनिट की बात चलेगी, एक सिंगल यूनिट की बात चलेगी, तो उस कंडीशन सिंगुलर लगाएंगे, अन्यथा हम क्या लगाएंगे, प्लूरल, अगर वो डिफरेंट यूनिट बनाएंगे। जो मैं एडजेक्टिव के बाद नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में रखा, लेकिन वो जो नाउन है वो क्या बना रही है, डिफरेंट यूनिट बना रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ ये बोलता 10 रुपीज आर डिवाइडेड, मैं बोलता कि 10 रुपीज आर डिवाइडेड बिटवीन मोहन एंड सोहन, तो ऐसी कंडीशन में आर का इस्तेमाल करते हैं कि 10 रुपीज आर डिवाइडेड between मोहन एंड सोहन। अंडरस्टैंड, अगर मैं बोलता 10 रुपीज इज ए स्मॉल अमाउंट, वो सही होता, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट क्या होगी, हमारी सिंगल यूनिट होगी, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वो हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। अंडरस्टैंड, आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है फ्रेंड हमारा, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, जैसे यहाँ पहले क्वेरी के माध्यम से समझते हैं। One of the problems which was discussed in the
कॉन्फ्रेंस वाज रेज्ड बाय हिम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना गाइस कि यहाँ बात किसके लिए, वन ऑफ की बात चल रही है। ठीक है, तो अगर हम वन ऑफ की बात करें तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा अगर वो काउंटेबल है, पहले बात तो काउंटेबल ही आएगा, अनकाउंटेबल का हम प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वन अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में हमारे फ्रेंड्स ये नाउन जो होगी वो हमेशा क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी, लेकिन वर्ब जो आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, वर्ब आएगा वन के हिसाब से। लेकिन आगे का जो वर्ब है ये वर्ब ये किसके हिसाब से आता है हमारा, ऐसी कंडीशन अगर यहाँ ओनली वन होता है तो ओनली वन के हिसाब से रखते हैं, लेकिन केवल वन होता है तो इस रिलेटिव प्रोनाउन जो ये विच रखा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन है इससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो एंटीसीडेंट क्या हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ वॉज गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा वर्ब होना चाहिए। ठीक है, जबकि आगे वाला जो वर्ब होगा ये किसके हिसाब से आएगा, ये आएगा वन के हिसाब से। ठीक है, अंडरस्टैंड, वो कह रहा है वन ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच वाज डिस्कस्ड, तो वाज नहीं आएगा, यहाँ होगा वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वर डिस्कस्ड, तो कह रहा है वो समस्याएं जिन्हें डिस्कस किया गया है किसमें, कॉन्फ्रेंस में। वन वाज रेज्ड, एक उठाई गई थी, बाय मेरे द्वारा, उनमें से एक प्रॉब्लम मेरे द्वारा उठाई गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वन के हिसाब से हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम विच के बाद जो वर्ब आएगा वर्ब इस्तेमाल होगा, जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, इट वाला क्वेश्चन। अंडरस्टैंड, तो गाइस समझने का प्रयास करते हैं। इफ हु व्हिच दैट इज यूज्ड in the form of a relative pronoun, then the verbs to follow depends on the number and the person of its antecedent. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ गाइस कि जब कभी भी दो सेंटेंस इस रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से जोड़े जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आने वाला जो वर्ब और प्रोनाउन होता है वो सामान्यतः उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए हुए एंटीसीडेंट के हिसाब से होता है। एग्जांपल टू समझने का प्रयास करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर। लाइक दैट, जैसे यहाँ एग्जांपल है गाइस हमारा आई, यहाँ लिखा हुआ है जैसे हमारा कि आई हु एम अ डॉक्टर प्रैक्टिस हियर। तो एक्चुअली ये जो हमारी जो टेक्निकल टीम है कहीं ना कहीं किताब से छाप देती है, तो आपको ध्यान रखना कि गाइस जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होता है तो ऐसी कंडीशन में अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो इस स्थिति में कभी भी हु से पहले किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखना स्टार्टिंग में, जैसे आपने सुना भी होगा कि हु के पहले हम दे का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे सुना होगा। क्यों नहीं करते, क्योंकि दे क्या होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि उसे हम डेफिनेट करते हैं, हम कहते हैं जैसे देखो वो जो, तो इस स्थिति में तुमने सुना होगा क्या दिया होता है, किताबों के दोस्त का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि हम इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इस स्थिति में हम दे का प्रयोग न करके दोस्त का प्रयोग करते हैं। परंतु अगर हम दोस्त के स्थान पर कोई अन्य सब्जेक्ट को इस्तेमाल करें तो ऐसी कंडीशन में हम इट को इंट्रोडक्टरी शब्द के रूप में यूज कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि इट इज दे, अगर हम दे का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे हु से पहले तो हो जाएगा गाइस, लेकिन हम डायरेक्ट इस्तेमाल करें तो नहीं होगा क्योंकि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, कभी भी आई वी ही या शी किसी रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, चाहे वो दैट लिखा हो, चाहे वो हु लिखा हो या फिर विच लिखा हो, इनसे पहले डायरेक्ट हम पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। अगर इनसे पहले इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दे रखा है, इट दे रखा है, तो हो जाएगा, जैसे इट इज ही हु हो जाएगा, इट इज शी हु सही हो जाएगा। या फिर अगर हम इनसे तुरंत पहले कोई प्रोनाउन यूज करना चाहेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन के स्थान पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या तो रखेंगे दिस या रखेंगे दैट या फिर दीज रखेंगे या दोस। अंडरस्टैंड, तो ये आई जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हमारी टेक्निकल टीम जो है किताबों से कॉपी पेस्ट कर रही है, शायद गलत है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए फ्रेंड, ये हमारा ये होना चाहिए इट इज आई। अंडरस्टैंड, इट इज आई होगा, यहाँ लिखा हुआ इट इज आई हु एम अ डॉक्टर प्रैक्टिस हियर, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है गाइस कि ये जो आगे जो वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से आएगा हमारा, वो आएगा इस आई के हिसाब से। अंडरस्टैंड, तो हु के हिसाब से, मतलब कहने का मतलब ये है अब ये जो वर्ब है वो इसके हिसाब से आ रहा है। ठीक, अगला वाला सेंटेंस जैसे अगले में लिखा काम है, देखो
लिखा हुआ द मैन, फिर लिखा हुआ हु। अब मैन क्या हमारा प्लूरल फॉर्म, मैन इज प्लूरल फॉर्म है, तो आगे जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा हमारा प्लूरल फॉर्म। एक चीज ध्यान रखेंगे, नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और कोई प्रोनाउन आएगा तो पर्सनल प्रोनाउन नहीं होगा, वो क्या होगा, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा या फिर इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन होगा, या डमी प्रोनाउन। डमी प्रोनाउन कौन कौन होते हैं हमारे, इट या तो देयर, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम कोई प्रोनाउन रख सकते हैं, जैसे वाला केस रखा था डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है उसको, ठीक है। देखो यहाँ आर इसलिए आया फ्रेंड्स क्योंकि इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो क्या में दे रखा है, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। इसलिए हमारा वर्ब क्या आया हमारा प्लूरल फॉर्म में, अंडरस्टैंड। और ये जो डीड आया होगा इस किसके साथ से आया हमारे, इस मैन के साथ। तो इसमें कितने सब्जेक्ट है हमारे, 2 सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब भी कितनी है, 2। एक वर्ब ये हो गई और एक वर्ब ये हो गई, अंडरस्टैंड। तो ये वाली जो वर्ब है ये मैन के हिसाब से आएगी, ठीक है। और ये जो हु के आगे की वर्ब है वो हु के बाद आएगी, और हु जो आया वो इसके साथ आया, क्योंकि हु का प्रयोग हम जब भी करते हैं जब इसके एंटीसीडेंट व्यक्ति में दे रखा हो, पर्सन में दे रखा हो, ठीक है। फर्स्ट के लिए हु का प्रयोग नहीं करते। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं रिलेटिव प्रोनाउन जब आपको बेसिक मोड में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक। फिर एरर के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स। एरर इसमें एक दे रखी है, देखो मैंने एक एरर रखी है, इफ इट वाज यू आई वुड हैव रिक्वेस्टेड द वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क टुडे इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना फ्रेंड्स कि यहाँ बात किसकी चल रही है। तो यहाँ वो कह रहा है कि काश मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं प्रार्थना करता हूँ मजदूरों से कार्य को आज ही समाप्त करने, स्वयं आज ही कार्य को समाप्त करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना कि जब हम किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, अनरियल प्रेजेंट की बात करेंगे या अनरियल पास्ट की बात करेंगे, तो अगर मैं अनरियल प्रेजेंट की बात करूँ, अनरियल प्रेजेंट हम किसका इस्तेमाल करते हैं गाइस, इफ के बाद वाले सेंटेंस में हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल पास्ट में अगर वर्ब टू भी होती है गाइस तो किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का, कभी भी वॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जबकि आई सिंगुलर माना जाता होता, मतलब जबकि आई सिंगुलर होता माना प्लूरल जाता है, लेकिन आई के साथ हम वाज यूज करते हैं। लेकिन जब हम अनरियल प्रेजेंट की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसा आई विश के बाद भी आपने देखा होगा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अनरियल प्रेजेंट में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं गाइस, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखो आगे कॉन्सेप्ट क्या दे रखा, आगे का जो सेंटेंस दे रखा हमारा अनरियल पास्ट दे रखा है। तो अनरियल पास्ट का एक फैक्ट होता है गाइस कि जब आगे वुड के बाद हैव के बाद, कह सकते हैं कि वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरी होती है, तो इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो क्या होता है हमारा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ होता इफ आई हैड बीन, ठीक है, सिंपली ये होता है। यहाँ इन्होंने वॉज दे रखा है, एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो हम वॉज तो यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, वर्ब, ठीक है। और आगे वाला यहाँ होना चाहिए था, ये हैव कर जाता और यहाँ होता रिक्वेस्ट, ठीक है, अगर हम ये वर्ब यूज करते हैं। मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा आपको, रूट एंड ब्रांच बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो कॉन्सेप्ट है गाइस कि इफ सर्टेन एक्सप्रेशंस लाइक अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, desire in the present state to be brought into expression with the use of if, as if, as though, या फिर I wish, it is time, it is high time, etc. Along with wish to be is used then only its verb form. I mean to say friends, जब कभी भी अनरियल प्रेजेंट की बात करें, अनरियल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, मतलब हम ऐसी कल्पना, ऐसी कामना की बात करें जो सत्य ना हो, ऐसी मतलब ऐसी विश की बात करें, तीव्र इच्छाओं की बात करें जो पूरी ना हो, तो उसे हम अनरियल प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। अनरियल पास्ट हमारे लिए वो होता है गाइस, भूतकाल में किए गए एक्शंस जो पूर्ण रूप से किए तो गए थे लेकिन वो अधूरे थे, ठीक है। भूतकाल में किए गए वो सारे एक्शंस जो किए तो गए थे लेकिन वो अधूरे थे, जो वर्तमान में क्या दे रहे हैं हमें, तकलीफ दे रहे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनरियल पास्ट। लेकिन हम बात कर रहे हैं अनरियल प्रेजेंट की, क्योंकि ये तीव्र इच्छाएं कायम आती है हमारी अनरियल प्रेजेंट में। तो ऐसी कंडीशन में
जो हमारा इफ क्लोज होता है गाइस वो हमेशा सिंपल पास्ट में होता है। अब सिंपल पास्ट की दो कैटेगरी होती है, अगर वर्ब टू बी में होगा तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। और अगर टेंस में दे रखा है गाइस तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कोमे के बाद वाला जो क्लोज होगा, जो हमारा अगला क्लोज होगा, वो हमेशा ही वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जनरली वुड यूज होता है, इसमें मैं वुड की बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन माइट और कुड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है अनरियल प्रेजेंट को शो करने के लिए। एग्जांपल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इन्होंने लिख रखा है गाइस हमारा, देखो आई विश, तो मैंने बोला चाहे वो आई विश दे रखा हो, इट इज टाइम दे रखा हो, इट इज हाई टाइम दे रखा हो, आगे अगर सेंटेंस में वर्ब भी दे रखा है तो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखो लिखा हुआ है आई विश, ठीक है। तो जब आई विश दे रखा है गाइस तो अगले क्लॉज में हम आई के साथ भी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि वाज का। तो कह रहा है कि आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं क्या हूँ, मैं एक एंजल हूँ, है ना। ये कास्ट में एक एंजल होता है, ये कहना चाह रहा है सिंपली। वो कहना चाह रहा है अगर मैं इसे अनरियल प्रेजेंट में बनाता तो जैसे बोलता इफ, तो मैं सिंपली बोलता कि इफ आई वर एन एंजल, ठीक है, कोमा, फिर आगे मुझे सेंटेंस लिखना होता आई वुड, ठीक है, आई वुड attract a lot of people, ठीक है। ये कि कास्ट में एक एंजल होता है तो बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है, ठीक है। तो ये अनरियल प्रेजेंट कहलाता है। कास्ट में प्रधानमंत्री होता तो मैं देश का विकास करता हुआ होता, ठीक है। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई वुड डेवलप इंडिया, इस तरह से, है ना। तो ये ध्यान रखना कि अनरियल प्रेजेंट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी अधूरी इच्छाएं होती हैं, मतलब इच्छाएं तीव्र होती हैं लेकिन जिन्हें हम पूरी नहीं कर सकते, ठीक है, तो अनरियल प्रेजेंट कहलाता है हमारा। तो इसकी दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है हमारी वर्ब टू बी की, होती है टेंस। तो मैं टेंस की बात करूँ होता काश मेरे पास मेरा कलम होता तो मैं उसे पत्र लिखता, तो आई हैड, इफ आई हैड अ गोल्डन पेन, ठीक है, आई वुड राइट अ लेटर टू हर, ठीक। इस तरह से हम सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक। जिससे काश मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद लेता, तो कैसे बोलेंगे, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, ठीक। तो ये क्या सब कहलाती है अनरियल प्रेजेंट, ओके। जब हम इसके मतलब थ्योरिकल इसको पढ़ेंगे तो बहुत रूप में बताऊंगा आपको। ये चार प्रकार का होता है, चार बताऊंगा आपको। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है हमारा यूनिवर्सल, दूसरा होता है रिएक्शन हैज रिएक्शन, तीसरा होता है अनरियल प्रेजेंट, चौथा होता है हमारा अनरियल पास्ट। ये चारों क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, इन पे हम डिस्कस करेंगे थ्योरिकल, ठीक है। फिलहाल अभी एग्जाम का थोड़ा प्रेशर है इसलिए मैंने सिर्फ इसके सेशन लेकर आया हूँ, सब्जेक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से इसके कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ठीक है। थ्योरिकल पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्मूथ नेक्स्ट, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट है गाइस हमारा, if two pronouns are joined with and, then it takes a plural form। तो जब कभी भी दो प्रोनाउंस हमारे किससे जुड़े जाते हैं गाइस, एंड से जुड़े जाते हैं, तो वर्ब कैसे लेते हैं, प्लूरल फॉर्म में। इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है फ्रेंड्स, जब कभी भी दो या दो से अधिक प्रोनाउंस हमारे एंड से जोड़े जाते हैं, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में जोड़े जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में गाइस उन्हें हम हमेशा काम में रखते हैं। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में जोड़े जाते हैं तो उन्हें हम हमेशा क्रम 231 में रखते हैं, सीक्वेंस 231। अगर वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं फ्रेंड्स तो सीक्वेंस 123। और अगर सेंटेंस का मीनिंग इलीगल होता है, जो ह्यूमैनिटी को फॉलो नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें हमेशा 123 में रखते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, ठीक है। एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर लाइक दैट। जैसे एग्जांपल दे रखा है गाइस हमारा, आई एंड ही आर गोइंग टू लॉन्च आवर प्रोजेक्ट। तो आपको ध्यान रखना कि देखो यहाँ दो प्रोनाउन दे रखे हैं, फर्स्ट पर्सन दे रखा है और एक थर्ड पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन में दो नहीं। तो मैंने क्या बताया, अब देखो आई भी है सिंगल और ही भी सिंगल है, ठीक। ये सिंगुलर यूज हुए हैं, तो इस कंडीशन में गाइस हमें स्ट्रक्चर कौन सा रखना पड़ेगा, 231, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग
लीगल है, इलीगल नहीं। तो देखो 2 से 31 में 2 दिया हुआ नहीं है, तो 3 और 1 को रखते हैं। ठीक, ऐसी कंडीशन में क्या रख दिया, फर्स्ट और थर्ड को रख दिया, तो ये गलत हो गया। तो पहला क्या रखा जाएगा, अगर इसके स्ट्रक्चर की हम सही बात करें तो सही स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही स्ट्रक्चर होगा हमारा, सबसे पहले ही को रखेंगे, फिर एंड आर। तो सही क्या होगा हमारा, ही एंड आर। आर इसमें आ रहा है तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगा। और एक चीज और इसमें ध्यान रखेंगे गाइस कि जब कभी 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन हमारे एंड से जुड़े जाते हैं, अगर उसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद होता है तो पोसेशन हमेशा आवर से दिखाती है, और अगर फर्स्ट पर्सन मौजूद नहीं होता, सेकंड और थर्ड पर्सन होता है तो पोसेशन योर से दिखाते हैं, और अगर सेम प्रोनाउंस होते हैं तो हम पोसेशन देयर से शो करते हैं। अंडरस्टैंड, ये चीजें ध्यान रखना। इसलिए देखो पोसेसिव केस किसका इस्तेमाल हुआ गाइस, हमारा आवर। एड कहां थी हमारी, यहां थी, इनका स्ट्रक्चर गलत था। अंडरस्टैंड। अगला एग्जांपल देखते हैं, यू एंड शी। तो देखो यू एंड शी हैव क्लाइंब द ट्री, क्लाइंब अप द ट्री। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना गाइस, जब 9th 10th में हम कहीं ऊपर जाते हैं तो प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करते हैं, अप का इस्तेमाल करते हैं। मैं टेक्निकल की आजकल बहुत गलतियां करने लगी, टाइप कम करने, समझाता हूँ आज। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी गाइस। तो देखो यहाँ 2 पहले रखा, फिर 3 को रखा, तो 2 से 31 में ही रखेंगे क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में वो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो लिखेंगे। आई होप गाइस ये सेंटेंस आपको समझ में आ गई। सेम प्रोनाउंस का मतलब गाइस ये है, अगर मैं यहाँ लिखता, जैसे मैं ये बोलता कि योर ब्रदर एंड माय ब्रदर always help। अब मैंने यहाँ लिख दिया डियर फ्रेंड्स। ठीक है, डियर फ्रेंड्स। तो देखो हमें पता है कि मैं किसकी बात करूँ, तुम्हारे भाई की, और भाई क्या है हमारा मैस्कुलिन जेंडर में, तो ही हो जाएगा। और मैं अपने भाई की बात करूँ तो वो भी हमारा क्या है, ही है। तो देखो यहाँ भी ही है, यहाँ भी सेम प्रोनाउन। तो इस स्थिति में गाइस हमारे देखो वर्ब तो प्लूरल होगी क्योंकि हेल्प क्या दे रखी है, देखो V1 के रूप में, और V1 क्या होती है, प्लूरल फॉर्म। लेकिन पोजीशन जो शो करेंगे हम किससे शो करेंगे, डियर से। अंडरस्टैंड, क्योंकि सेम प्रोनाउन। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर इस सेशन में आपको कोई कंफ्यूजन हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, अगला मैं सेशन लेकर आऊंगा गाइस बहुत जल्दी। ठीक है, तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक, ताकि वो भी अपनी तैयारी जारी रख सकें, और मुझे सपोर्ट करें गाइस, ताकि मैं और भी मतलब आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊँ। और इसके साथ साथ गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बिल्कुल कंटिन्यू आपके लिए डेली एक वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।